नमस्कार, निंजा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा, कांग्रेस और बसपा को परिवारवाद वाली पार्टी बताते हुए बीजेपी को कार्यकर्ता की पार्टी बताया है। कानपुर के घाटमपुर उपचुनाव में जनसभा में उन्होंने कहा कि सपा, बसपा, कांग्रेस ने देश और पार्टी को परिवार तक सीमित रखा है और परिवार के बाहर जाने की सोच ही नहीं रखते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए 24 करोड़ की जनता ही परिवार है और जनता के हितों के लिए संकल्प लिया है। बीजेपी का एक सामान्य कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ सकता है और घाटमपुर से कार्यकर्ता को मैदान में उतारा है। यह सिर्फ बीजेपी में ही संभव हो सकता है। कैप्टन सुखवासी सिंह जनता डिग्री कॉलेज मैदान में घाटमपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र पासवान के समर्थन में रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 में बीजेपी पर विश्वास करते हुए कमला रानी वरुण को अपना विधायक चुनकर मंत्री बनाया। कोरोना काल में उनका दुखद निधन हुआ। पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, जिसका उपाय केवल सावधानी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के संदेश को 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी तो उसको भी दोहराया। साथ ही कोविड गाइडलाइन का पालन करने का अनुरोध भी जनता से किया। श्रमिकों के लिए भरण पोषण भत्ते की घोषणा, ठेला, खोमचा, रेहड़ी और पटरी व्यवसायी, कुल्ली, पल्लेदार, इन सबको भरण पोषण भत्ता, जनधन अकाउंट धारी महिलाओं को कोरोना कालखंड में 500 रुपए की अतिरिक्त धनराशि उनके अकाउंट में भेजने की व्यवस्था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़े हुए 2 करोड़ उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में सीधे धनराशि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो, या 87 लाख वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांग जनों को उनकी पेंशन को अग्रिम उनके अकाउंट में देकर के राहत देने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य की है। हमने कोरोना में जनता की जान को भी बचाने का कार्य किया है और साथ साथ जहान को भी बचाने का काम किया। सारे कार्य फिर से प्रारंभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कार्य इस रूप में जनता के चेहरे पर खुशहाली होनी चाहिए, हर हाल में खुशहाली होनी चाहिए। और उसी खुशहाली के लिए भाइयों बहनों, हम सब आपके बीच आए हैं। हम लोग तो चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में भी हर एक नागरिक को 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति हो, क्योंकि ये विकास की प्राथमिक आवश्यकता है। और इसी के लिए तो घाटमपुर में एक पावर स्टेशन भी स्थापित हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है, ये बिजली के लिए हमारी निर्भरता किसी अन्य पे नहीं होगी। यहां की बिजली की आवश्यकता घाटमपुर के लोगों को घाटमपुर से ही प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने इसका शिलान्यास भी करा दिया है। विकास कैसे होता है, ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, करके दिखाने की आवश्यकता है। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्रीगण, हमारे पदाधिकारीगण निरंतर इसी कार्य के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं और आज वह स्पष्ट दिखाई देता है। उसके लिए भाइयों बहनों, हमें सपा, बसपा और कांग्रेस के उस संस्थागत भ्रष्टाचार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, जहां पर विकास का मतलब एक परिवार और एक जाति तक सीमित होकर के वो रह जाता था। हमने तो कहा सबका साथ और सबके विकास की बात, तो सबका साथ और सबके विकास की बात हमारी यहां होती है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए अपने राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इनमें चौंकाने वाला नाम बृजलाल का है, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस प्रमुख और कभी मायावती के बेहद करीबी रहे हैं। माना जा रहा है कि हाथरस कांड के चलते पार्टी ने दलित वोट बैंक को साधने के लिए उनको राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के बृजलाल ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है राज्यसभा के लिए और हम मौजूद हैं। बृजलाल जी, सबसे पहले मुबारकबाद आपको इंडिया न्यूज़ तरफ से। लेकिन पहला सवाल सर ये है कि अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है? बिल्कुल, राज्यसभा का सदस्य होना ये बड़े बड़े सम्मान की बात है और जहाँ इतना बड़ा पद है, सम्मान है, उसके साथ दायित्व भी है। हमने 37 वर्ष वर्दी पहनी है एज IPS ऑफिसर, 1.25 वर्ष ST आयोग का अध्यक्ष रहा, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहा और ईश्वर की कृपा से हमारा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। और ये जो हमारी जिम्मेदारी है,
मैं समझता हूँ दोनों से बड़ी जिम्मेदारी है और इसको मैं बहुत अच्छी तरह से इसको निभाऊंगा। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का, अपने प्रदेश अध्यक्ष का, प्रदेश महामंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, जितने हमारे पदाधिकारी हैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने इस लायक समझा, राज्यसभा को मुझे भेजा। और मैं तो एक अधिकारी था और मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतनी सेवा के बाद आज 6 साल रिटायरमेंट हो गए हैं कि मुझे इस लायक समझा गया। और ईश्वर कृपा से मैंने मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा में मुझे विश्वास है और मैं वहाँ भी उसी तरह से करूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये भी कार्यकाल बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात ये है कि सर लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पर सरकारें हमेशा घिरती हैं, क्योंकि सरकार भी लॉ ऑर्डर पे घिरी हुई है। तो बताओ डीजीपी आप क्या राय देंगे, क्या मशवरा देंगे जिससे कि और बेहतर स्थिति हो सके? ऐसा है, लॉ एंड ऑर्डर जितना बढ़िया है उतना कभी नहीं रहा। अभी किसी ने सोचा था अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा, अनिल दुजाना, मैं तो डीजीपी रहा हूँ, सभी अपराधियों को जानता हूँ, किसी ने सोचा था उनकी संपत्तियों पर हथौड़ा चलेगा? किसी ने सोचा था कि सैकड़ों सैकड़ों करोड़ उनकी संपत्तियां जब्त होंगी? तो ये जो कार्रवाई माफियाज पर हुई है और ये चीज तमाम अपराधी मारे गए, इनकाउंटर्स में मारे गए, इनकाउंटर में पकड़े गए। पहले तो पुलिस की गोली नहीं चलती थी, लेकिन जो ये था अगर अपराधी फायर करेगा तो हम भी करेंगे, बुलेट फाउंड बुलेट, वो रहा, उसका बहुत अच्छा असर हुआ है। ये जो है घटनाओं को जो विरोधी पार्टियां जैसे हाथरस केस है, अब मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन हाथरस के जिस तरह चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे कोई लोग हों, चंद्रशेखर रावण का हिस्ट्री बता दूं मैं। एक इन्होंने, मुझे डेट याद है, 9 मई 2018, इनके पार्टी अध्यक्ष था भीम आर्मी का, उसका भाई सचिन वालिया अपने मित्रों के साथ बैठा था, खुद की गोली से मर गया और उन्होंने 4 राजपूतों को नामजद कर दिया। उसके बाद वो गलत पाए गए और उसमें लोग शुरू हो गए कि साहब ठाकुर घुस करके उसको मार दिए। तो ये लोग उसको बवाल करने की मंशा थी। अब सीबीआई जांच हो रही है, दूध का दोनी पानी अलग हो जाएगा। तो लॉ एंड ऑर्डर जितना अच्छा यहाँ है, लेकिन जो पार्टियां हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो इन तमाम लोगों को बढ़ा चढ़ा करके उठाती हैं। तो ये चीज़ मैं ये कहना लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बढ़िया, मैं तो 37.5 वर्ष सेवा किया हूँ। और लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ बात है, जितनी कार्रवाई माफियाज पर ये हुई है, बहुत दिनों से ऐसी कार्रवाई नहीं। चलिए, राज्यसभा के लिए आपका शुभकामनाएं। आपको तो आप ब्रिजलाल थे जिनका साफ तौर पे ये कहना है, जो अब राज्यसभा पहुंचे, साफ तौर पे ये कहना है कि वर्तमान सरकार लॉ ऑर्डर बेहतर है और साथ ही इन्होंने कृतज्ञता भी प्रकट करी है अपने आप को इस काबिल बनाने के लिए पार्टी नज़र में। तो देखना ये होगा कि बतौर डीजीपी अब ब्रिजलाल साहब का बतौर राज्यसभा सांसद कार्यकाल कैसा रहता है। कैमरामैन रोहित के साथ खुर्रम रामी, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। बदायूं के रहने वाले BL वर्मा पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। ब्रिज क्षेत्र के अध्यक्ष रहने के साथ ही वो अन्य कई पदों पर भी रह चुके हैं। सूबे में बीजेपी की सरकार बनी तो उन्हें सिडको का अध्यक्ष बनाया गया। लोध जाति से आने वाले वर्मा को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का करीबी माना जाता है। पिछड़ों को लामबंद करने की रणनीति का हिस्सा के तहत BL वर्मा को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया गया है। BL वर्मा साहब हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी तरफ से अपना पर्चा भरा है। BL वर्मा जी, पहले तो बहुत शुभकामनाएं आपको। अब आप कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते बहुत लंबा समय हो गया, अनेक दायित्वों पर मैंने काम किया है। तो जो पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर काम देती है उसे करते हैं। अभी तक भी मैं सरकार में जब राज्य मंत्री था, चेयरमैन था यूपी सिडको का, और अब वो राज्यसभा की पार्टी ने मुझे तय किया है। तो मुझे लगता है कि प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने जो मेरे भरोसा जताया है, निश्चित रूप से मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा। विपक्षी के निशाने पर आपकी सरकार बड़े अरसे से है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा के निशाने पर है, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि मामला आरोप बड़े संगीन है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के विषय में मैं कह सकता हूँ कि आप पिछली सरकारों को जब देखेंगे ना, उससे तुलना करके देखिए। और माननीय योगी जी की सरकार, जिससे मैं कह सकता हूँ कि जो गुंडे बदमाश माफिया है, या तो उनका स्थान जेल में है या फिर राम नाम सत्य का रास्ता देखते हैं। तो इसलिए बिल्कुल विरोधी लोगों का कहना गलत है, और विरोध करने को कहते रहें। वो भी जानते हैं कि हमारे शासन में क्या हुआ था और भाजपा के शासन क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में गुंडे माफियाओं के लिए कोई जगह स्थान नहीं है, और जहाँ भी कुछ घटनाएं होती हैं उसकी त्वरित कार्रवाई होती है और सटीक और ठीक कार्रवाई होती है। इंडियन विभाग ने शुक्र। तो आप थे BL वर्मा साहब के अब राज्यसभा जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके विपक्षी सरकार को घेर रही है उसका कोई और नहीं है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, और साथ ही ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता को राज्यसभा सीट से नवाजा है, उसका धन्यवाद किया है।
वीडियो जर्नलिस्ट गीता शाक बीजेपी के प्रदेश मंत्री रह चुकी हैं और औरैया बीजेपी की जिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन शिक्षा वर्ग में पार्टी का औहदा बढ़ाने के लिए लगातार वो सक्रिय रहीं, जिसके चलते उन्हें राज्यसभा का टिकट दिया गया है। अब सीमा द्विवेदी की हम बात करें तो वो बीजेपी की पुरानी कार्यकर्ता और 3 बार की विधायक के साथ ही उन्होंने संगठन में खूब काम किया और इस तरह और संघर्षशील छवि वाली सीमा द्विवेदी 2017 का चुनाव भले ही हार गई हों, लेकिन पार्टी का यकीन हासिल करने में कामयाब रही हैं। सीमा के रूप में बीजेपी ने ब्राह्मण सरोकारों को साधने की कोशिश की है। इन दोनों ही प्रत्याशियों से इंडिया न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की, सुनिए आप। गीता शाक और सीमा द्विवेदी, ये 2 नाम हैं जो अब राज्यसभा में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने चुना है, उनसे हम बात करते हैं। मैम, ये बताइए कि कितनी बड़ी उपलब्धि मान रही हैं? क्या आप इस काबिल थी कि आपको पार्टी ने इतना बड़ा जिम्मेदारी दी है? देखिए, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जो पार्टी ने दिया है ये मेरे लिए तो अद्वितीय है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं एक साधारण सी कार्यकर्ता हूँ और राज्यसभा में भेजा, इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। क्या मुद्दे आप उठाएंगे सभा में? आप एक महिला हैं, महिलाओं को लेकर तमाम अत्याचार भी हो रहे हैं, कैसे उठाएंगे और कैसे देखते हैं कि क्वेश्चन घेरता है कि जो उत्तर प्रदेश में महिला सेफ नहीं है, कैसे आप इसको देखती हैं? देखिए, आप पुराने आंकड़े निकाल के देख लीजिए, पिछली सरकारों से के इस सरकार में बहुत ज़्यादा महिलाओं को कहीं बीच में एक आध आ जाता है ऐसा मामला, कहीं ऐसा नहीं है। महिला वास्तव में सुरक्षित है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो इनका कहना है कि महिला सुरक्षित। सीमा जी से बात करते हैं। सीमा जी, एक बड़ा सवाल ये है कि जब उत्तर प्रदेश में तमाम महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, अपोजिशन बार बार मुद्दा उठा रही है, उस माहौल में आप राज्यसभा जा रही हैं, तो राज्यसभा में आप किस तरीके से ऐसे मुद्दों पर प्रमुखता उठाएंगे ताकि जैसे महिला हैं कभी वो आपको सेफ महसूस कर सके, उनके लिए अच्छा माहौल बन सके? देखिए, महिलाओं को जहाँ तक महसूस कराने की बात है, मैं भी एक महिला हूँ, साधारण परिवार की महिला हूँ, किसान हूँ, गांव की हूँ, और मैं भी बिल्कुल 25 साल की उम्र से भारतीय जनता पार्टी की मैंने राजनीति स्टार्ट किया। मैं तो जो मेरा अपना अनुभव है, जो मेरा अपना आंकड़ा है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में ही महिलाएं सुरक्षित रहती हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आपने खुद आंकड़े उठा करके आप देखेंगे तो उनके ज़माने में ग्राफ बहुत ज़्यादा हाई था। और हमारी सरकार ने, हमारे माननीय योगी जी ने इतना कठिन कानून बनाया है, इतना अधिकारियों को ऐसा निर्देशित दिया है कि कोई घटना होती नहीं कि 24 घंटे के अंदर पर्दाफाश उसमें हो जाता है। कौन से मुद्दे होंगे राज्यसभा में जिनको आप प्रमुखता से उठाएंगे? देखिए, हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हम पूर्वांचल के लोग रहने वाले हैं, हम पूर्वांचल से पूरब के लोगों से बिलोंग रखते हैं और हमारा उत्तर प्रदेश अपने आप बहुत बड़ा प्रदेश है और आदरणीय योगी जी की अगुवाई में हमारा प्रदेश बहुत तेज़ी के साथ विकास कर रहा है। और हम राज्यसभा मेरे लिए एक नया है, अभी मेरे लिए एक सीखने सी जैसी चीज़ होगी। विधानसभा में मैं 3 बार विधानसभा में रही तो अच्छा खासा अनुभव है। उसी अनुभव के आधार पर जब मैं राज्यसभा में जाऊंगी तो देखूंगी कि बेहतर क्या हो सकता है। बेहतरी के लिए मैं पूरा का पूरा प्रयास करूंगी। कि फिलहाल इंडिया न्यूज़ से आप दोनों को शुभकामनाएं। तो आप थी गीता शाक और सीमा द्विवेदी जी, जो अब राज्यसभा में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रतिनिधित्व करेंगी और वो मुद्दे उठाएंगे जिससे कहा जा सके कि हाँ, महिलाएं भी राज्यसभा में मुकर होकर अपनी बात रख सकती हैं। भविष्य क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन फिलहाल इन सबको शुभकामनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ खुर्रम जामी, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। कभी विदेश सेवा के अधिकारी रह चुके हरदीप पुरी 2018 में पहली बार नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए। 2019 में अमृतसर से बीजेपी ने उनको मैदान में उतारा, लेकिन वो हार गए। लेकिन मोदी का भरोसा जीतने में कामयाब रहे। हरदीप पुरी को यूपी से बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने आज ही राज्यसभा के लिए अपना पर्चा फाइल किया। हरदीप सिंह जी, जिम्मेदारी लगातार आप पर बढ़ रही है, ये जिम्मेदारी लगातार बढ़ रही है, इसका आप क्या माने निकालते हैं? मैं समझता हूँ जिम्मेदारी की बात नहीं है, ये बहुत मेरे लिए सेटिस्फैक्शन की बात है कि पार्टी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, प्रधानमंत्री जी और बाकी जो हमारे सीनियर लीडर हैं, माननीय गृह मंत्री जी, उन्होंने समझा कि मैं इस लायक हूँ और मैं सेवा के लिए उन्होंने मुझे एक और मौका दिया। पिछली बार जब मैं पार्कर जी की सीट पे इलेक्ट हुआ था रिमेनिंग टर्म पे, तो उस समय भी मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश का जो विकास है उसके आंकड़े अच्छे चल रहे हैं। उसके कई कारण थे। प्रधानमंत्री जी जब पहली बार ये 2014 के मई में उन्होंने सरकार बनाई, तो उनकी जो खास करके योजनाएं हैं अर्बन सेक्टर की,
ये जून 2015 में इनकी शुरुआत हुई। मैं समझता हूँ कि जून 2015 से लेके जब तक अखिलेश जी की सरकार है, उसको आप एक तरफ रखिए, उसके आंकड़े देखिए कि कितना विकास हुआ, और उसके बाद का देखिए। उसके बाद स्थिति बदलती गई। मेरे मंत्रालय की जो योजनाएं, उनके बारे में बात करता हूं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, अमृत स्कीम, जब माननीय यहाँ के वित्त मंत्री जी सुरेश खन्ना जी, हमारे सीनियर लीडर, जब ये महकमा देखते थे डिपार्टमेंट, तो ये अक्सर मुझे फ़ोन किया करते थे, देखिए ये आपकी जो भारत अभियान है शहरी क्षेत्र का, इसमें जो आप सर्वेक्षण कर रहे हैं उसमें इतनी वेटेज होनी चाहिए, बहुत कमिटमेंट के साथ। और आपने सारे फिगर जो यूपी के, आज प्रधानमंत्री जी ने जो लाभार्थी हैं स्ट्रीट वेंडर स्कीम का, स्वनिधि का, उनके साथ चर्चा की आज सुबह। क्योंकि मैं नॉमिनेशन के लिए आया हुआ था, मैं भाग नहीं ले सका उस कार्यक्रम में, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश में जो 10 टॉप के शहर है, 7 उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश का नंबर 1 पे आया, 7 शहर उत्तर प्रदेश के हैं, दूसरी रैंक पे मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के 2 शहर हैं भोपाल और तीसरा शहर हैदराबाद है। तो उसके लिए ईज ऑफ बिजनेस कर लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, यहाँ पे काम अच्छा हो रहा है। लेकिन सर, कोरोना काल में तमाम दिक्कतें आई थी, जो फाइनेंशियल सेक्टर है सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुआ था, पूरा चक्कर रुक गया था, गाड़ी रुक गई, ट्रेन रुक गए थे, हर कुछ रुक गया था। तो इसको कैसे निकला, तो बिजनेस कर रहे हैं आप? देखिए कोरोना कांड के ये महामारी, ये सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में हुआ। अभी पीछे कुछ हमारे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, कभी ध्यान दे देते हैं उसको समझे बगैर। उन्होंने बोला कि पहले जो अभी एक आंकड़ा आया कि भारत की जो इकोनॉमी है 23% कॉन्ट्रैक्ट की गई, तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा ये जो फिगर्स हैं ये पहले क्वार्टर हैं। पहले क्वार्टर का मतलब हुआ अप्रैल, मई, जून। आपको याद होगा 23 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत टोटल लॉकडाउन किया। इसका मतलब ये था कि 23 मार्च को अगर लॉकडाउन हुआ है तो अप्रैल में तो कोई काम हुआ ही नहीं। आप जो फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, मेरे कोई किसी सेक्टर में नहीं हुआ। मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर हूँ, हमारी एयरलाइंस के बाद कोई अर्निंग थी, आमदनी थी, ना किसी हवाई अड्डे पे थी। 25 मई से हमने हवाई सेवाएं जो हैं डोमेस्टिक वो शुरू की। हमने 25 मई को शुरू की, तो शुरू में एक दिन में सिर्फ 30,000 यात्री थे। कोविड से पहले एक दिन में 3 लाख से अधिक हुआ करते थे। तो अप्रैल मई के 25 तारीख को हमने शुरू किया, तो आप मान के चलिए अप्रैल मई जून में तो कोई एक्टिविटी नहीं थी। अब देखिए मेरे पास कल के आंकड़े आए आज। कल दशहरे के दौरान लोग ट्रैवल नहीं करते, 1,74,000। देखिए आज से लेके दिवाली 15 नवंबर तक मैं समझता हूँ हम 2 लाख तक पहुँच जाएंगे, 2 लाख फिगर। और दिवाली और नए साल में 31 दिसंबर तक हम जो कोविड पहले फिगर थे वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हुई, देखिए ईज ऑफ लिविंग इसमें कुछ कर नहीं सकती है। अगर आपके पास एक्टिविटी नहीं है तो हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी समस्या थी। पर उन्होंने ये तय किया कि उस समय जब ये महामारी बढ़ रही थी, पता नहीं लगा, और ये जो पहले जैसे वायरसेस उन जैसी नहीं है, जैसे सार्स का मोर्टेलिटी रेट 17% था, इबोला, H1N1 ये अलग ही किस्म की है, ये बहुत तेजी से आती है। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि एकदम इकोनॉमी को पूरा कंट्रोल, और उससे हम बच गए। जो हमें समय मिला लॉकडाउन के बाद, उसमें हमारा जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पीपीई किट्स, वेंटिलेटर जो हम लोग नहीं बनाते थे, बेड वो कर दिए। आज हमारे अस्पतालों में फिर दिक्कतें तमाम है, फिर भी अस्पतालों में दिक्कत है, इलाज नहीं हो पा रहा है। देखिए दिक्कत तो होगी, पर कैसे है? आज आपके आंकड़े क्या है? आज आपका रिकवरी रेट 90% है, ठीक है। यूरोप में, अमेरिका में ग्राफ बढ़ रहा है, आपके यहाँ स्टेबल नहीं है, नीचे आ रहा है। मान लीजिए 10, आप पहले तो 1 मिलियन टेस्टिंग करते हैं, 10 लाख से ज़्यादा लोगों को हर दिन टेस्ट कर रहे हैं। उसमें से जितने को टेस्ट करते हैं उसमें 4% पॉजिटिव आते हैं। उनमें से 90% जो लोग हैं वो रिकवर कर रहे हैं। मोर्टेलिटी रेट जो है, मृत्यु जो हो रही है, वो भी 1.5% से नीचे है। और अगर आप इसका एनालिसिस करें तो एक चीज़ जो सामने आती है कि जो मृत्यु भी हो रही है
वो कोमॉर्बिडिटीज या एग्जिस्टिंग कंडीशंस, कोई मान लीजिए सिवियरली डायबिटिक हो या हाइपरटेंशन हो उसका। तो मैं समझता हूँ दुनिया में अगर आप पूरी पिक्चर देखें तो हिंदुस्तान में, भारत में इसको अच्छे तरीके से डील किया। 5 ट्रिलियन का जो ड्रीम है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वो कब हम पूरी कर पाएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि 2024 और 25 तक होगा। ये कोविड से पहले हमारा 2.89 ट्रिलियन था, तो उस हिसाब से अगर हमारी, अब जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि 2021 में हमारा ग्रोथ रेट फिर 7-8% हो जाएगा, तो उस समय 2024-25 नहीं, अगर यहाँ पे हमने 6 महीने गंवाए हैं तो मतलब 3-4-6 महीने के बाद होगा, पर हो जाएगा। तो आप हरदीप सिंह पुरी साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि राज्यसभा बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ये भी कहना है कि जो 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी का जो ख्वाब था प्रधानमंत्री मोदी साहब का, वो भी जल्द पूरा होगा, क्योंकि थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन साहब ने ये भी कहना है कि कोरोना की वजह से इसको आकलन करना या इसको स्लो करना, ये एक अपोजिशन काम है जो वो कर रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। प्रत्याशियों से बातचीत आपने देखी। नीरज शेखर को भी उम्मीदवार बनाया है। पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर, मोदी सरकार की मदद का उन्हें इनाम मिला है। जब बीजेपी को अनुच्छेद 370 हटाने के लिए राज्यसभा में पर्याप्त संख्या बल की दरकार थी, तो नीरज शेखर ने राज्यसभा से बतौर सपा सांसद इस्तीफा देकर इसे आसान कर दिया था। नीरज शेखर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी ने। सर, सबसे पहली बात कि जिन हालात में राज्यसभा भेजे गए हैं, तमाम तरीके की दिक्कतें चल रही हैं, तो प्रायोरिटीज आपकी क्या क्या होंगी राज्यसभा में, कौन कौन इश्यूज उठाएंगे आप? नहीं, आजकल तो आप जानते हैं एक ही है, महामारी चल रही है और लोग चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र और विशेषकर उत्तर प्रदेश में, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार पिछले 1 महीने से जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उसमें कमी आ रही है, क्योंकि बहुत अच्छा काम पूरे उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। लेकिन हम लोग विशेषकर चाहते हैं कि इससे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो अच्छी हों, चाहे जिले की हों। जैसे इसके वजह से हर जगह लैब खुल गए जो ना केवल कोरोना का टेस्ट करेंगे बल्कि और जो बीमारियां उनके टेस्ट भी करते रहे। आज से पहले जब कोरोना नहीं था तो इसका एक ही जगह टेस्ट होता था। आज इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार में 1700 से ज़्यादा टेस्ट जगह हो रहे हैं टेस्ट। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता हम लोग की होगी कि स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो हम लोग, जैसे आयुष्मान भारत है उसकी, जैसे उससे बड़ा अच्छा काम हुआ है, तो आगे भी ऐसे काम हो। कई प्राथमिकताएं तो तय, हमेशा मैं कहता हूँ 5 होती हैं: सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा। तो ये तो हमारी सबकी प्राथमिकता है कि ये सबसे अच्छा को हम लोग पहुंचा सकें लोगों तक। सर, आप बलिया से आते हैं और मुख्यमंत्री जी ने यहाँ तक कह दिया कि अब तो बलिया सुनने से डर लगता है। जो बलिया का इंसिडेंट हुआ उसके बाद वे कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बात कही थी। तो बलिया की जो इंसिडेंट हुआ, पूरी सरकार को हिला के इतना कहा जाए तो गलत नहीं होगा, पूरा देश बलिया तरफ देखने लगा था। आप कैसे इसको देखते हैं? नहीं, जो मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने मजाक में कहा था, एक लाइटर में बोला उन्होंने। ऐसा नहीं, मुख्यमंत्री जी को बहुत प्यार है बलिया से, कई बार आए हैं और विशेषकर मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी का। जो हटान पीड़ित हैं, जो जिनके चला गया बाढ़ में, उनके लिए जो मदद और जो काम किया है उन्होंने प्रदेश सरकार ने, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करूँगा। जो एक घटना थी, बहुत दुखद घटना थी और विपक्षियों ने उसको एक बड़ा तूल दे दिया। तो हाथरस कोई बनाया गया? नहीं, वो विपक्ष ऐसा ही काम कर रहा है। हाथरस जैसी घटना अगर उस पर राजनीति की जाए, एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि हम लोग किसी लड़के के रेप पे राजनीति ना करें और नहीं होनी चाहिए। सबको ये बात माननी चाहिए, कहीं भी हो, चाहे वो रेप उत्तर प्रदेश में हो, राजस्थान हो, कर्नाटक में हो, महाराष्ट्र में हो, इस पे राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए। उस बच्ची की व्यथा, उस बच्चे के परिवार के लिए हमारी पूरी संवेदना है। वैसे ही बलिया की घटना की मैं मानता हूं जो कार्रवाई राज्य सरकार ने की है, जो कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल अच्छी होगी और मुझे पूरा विश्वास है जो दोषी होंगे उनको दंडित किया जाएगा। सर, अब आप राज्यसभा में बहुत जल्दी होंगे, वहाँ का सेशन करेंगे, क्या क्या मुख्य मुद्दे होंगे, क्या वो एरियाज होंगे जहाँ फोकस करेंगे राज्यसभा में? मैं तो हमेशा कहा, मैं 2-3 चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा शिक्षा है, पूर्वांचल के लोगों के लिए चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे जो प्राथमिकता है, उसके साथ साथ कुछ सामाजिक मुद्दे भी हैं।
जैसे मैं हमेशा प्रयास करता रहा हूँ कि भोजपुरी जो है भाषा उसको अष्टम सूची में लाया जाए। तो ये सब कुछ प्राथमिकताएं हैं जिसके लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। आगे मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कि उन्होंने फिर से ये दायित्व दिया कि राज्यसभा में अपनी बात कह सकूँ। तो हम लोग की ये सब प्राथमिकताएं होंगी और जो लोगों से जुड़े मुद्दे हैं वो हमेशा उठाते रहे। इंडियन न्यूज़ बात करने का शुक्रिया। और नीरज शेखर साहब आपको बहुत शुभकामनाएं। तो आपसे नीरज शेखर साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, चाहे बलिया हो चाहे हाथरस, उसको विपक्ष ने नैतिक मुद्दे की तरह ट्रीट किया जैसा कि उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि जब राज्यसभा में होंगे नीरज शेखर साहब तो उस वक्त इनके तेवर कैसे होते हैं और वो कौन से मुद्दे होंगे जिनको तौर पर वहाँ उठाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम रामी, इंडिया।